नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी सुनेंगे में। कहानी एक और जिंदगी के पहले हिस्से में आपने सुना कि जब प्रकाश अपने बालकनी से उन दो आकृतियों को जाते हुए देखता है तो अनायास ही उसके मन में पीछे की सारी यादें तैर जाती हैं और वह वर्तमान में अपने बच्चे से मिलने का इंतज़ार करता है और बालकनी में बैठ जाता है। फिर उसे यह लगता है कि ऐसा ना हो कि बच्चे के जन्मदिन की कहानी को फिर से दोहराई जाए, और यही सोचता रहता है, बालकनी में झुककर बैठा रहता है। और अब आगे की कहानी आप सुनिए। पापा, उसने चौंक कर सिर उठाया। वही कोहरा और वही धुंधली सुनसान सड़क, दूर घोड़ों की टापें और धीमी चाल से उस तरफ को आता हुआ एक कश्मीरी मजदूर। क्या वह आवाज उसे अपने कानों के पर्दे के अंदर से ही सुनाई दे रही थी? तभी उन पर्दों के अंदर दो नन्हे पैरों की आवाज भी गूंज गई और उसकी बाहों के बहुत पास ही बच्चे का स्वर खिलक उठा, पापा। साथ ही दो नन्ही नन्ही बाहें उसके गले से लिपट गई और बच्चे के झंडूले बाल उसके होठों से छू गए। प्रकाश ने एक बार बच्चे के शरीर को सिर से पैर तक छूकर देख लिया कि यह आकार भी उसकी कल्पना का स्वप्न तो नहीं है। विश्वास हो जाने पर कि बच्चा सचमुच उसकी गोदी में है, उसने लड़के के माथे और आंखों को कसकर चूम लिया। तो मैं जाऊं पलाश? एक भूली हुई मगर परिचित आवाज ने प्रकाश को फिर चौंका दिया। उसने घूर कर पीछे देखा। कमरे के दरवाजे के बाहर बीना दाईं ओर न जाने किस चीज पर आंखें गड़ाए खड़ी थी। अरे आप आ जाइए आप भी, कहता हुआ बच्चे को बाहों में लिए प्रकाश अस्त व्यस्त सा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे नहीं, मैं जा रही हूँ। बीना ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे इतना बता दीजिए कि बच्चा कब तक लौट कर आएगा? आप जब कहें तभी भेज दूंगा। प्रकाश बालकनी की दहलीज लांघ कर कमरे में आ गया। 4 बजे इसे दूध पीना होता है, तो 4 बजे तक मैं इसे पहुंचा दूंगा। इसने हल्का सा स्वेटर ही पहन रखा है, दूसरे पुलोवर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप दे दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे पहना दूंगा। बीना ने दहलीज के उस तरफ से ही पुलोवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पुलोवर लेकर उसे शॉल की तरह बच्चे को उड़ा दिया। आप, उसने बीना को कहना चाहा कि अंदर आ जाएं, उससे कहा नहीं गया। बीना चुपचाप जीने की तरफ चल दी। प्रकाश कमरे से निकल आया। जीने से बीना ने फिर कहा, देखिए इसे आइसक्रीम मत खिलाइएगा, इसका गला बहुत जल्द खराब हो जाता है। अच्छा। बीना पल भर रुकी रही। शायद उसे और भी कुछ कहना था, मगर फिर बिना कुछ कहे वह नीचे उतर गई। बच्चा प्रकाश की गोदी में उछलता हुआ हाथ हिलाता रहा। मम्मी टाटा, टाटा मम्मा। प्रकाश उसे लिए बालकनी पर लौट आया तो वह उसके गले में बाहें डाल कर बोला, पापा मैं आइसक्रीम जरूर खाऊंगा। हाँ बेटे। प्रकाश उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जो तेरे मन में आए सो खाना। हाँ। और कुछ देर के लिए वह अपने को, बालकनी को और यहाँ तक कि बच्चे को भी भूला हुआ आकाश को देखता रहा। कोहरे का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा तो मीलों में फैले हुए हरियाली के रंगमंच की धुंधली रेखाएं सहसा स्पष्ट हो उठी। वे दोनों गोल्फ ग्राउंड पार करके क्लब की तरफ जा रहे थे। चलते हुए बच्चे ने पूछा, पापा आदमी की 2 टांगें क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती? प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे क्यों पापा? बच्चा बोला, तुमने अरे क्यों कहा है? तू इतना साफ बोल सकता है तो अब तक तुतला कर क्यों बोल रहा था? प्रकाश ने उसे बाहों में उठाकर एक अभियुक्त की तरह अपने सामने कर लिया। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। प्रकाश को लगा कि यह वैसी ही हंसी है जैसी कभी वह स्वयं हंसा करता था। बच्चे के चेहरे की रेखाएं से भी
उसे अपने बचपन की चेहरे की याद आने लगी। उसे लगा जैसे एकाएक उसका 30 बरस पहले का चेहरा उसके सामने आ गया है और वह स्वयं उस चेहरे के सामने एक अभियुक्त की तरह खड़ा हो। मम्मी ऐसे ही अच्छा लगता है मम्मी को, बच्चे ने कहा। क्यों? मेरे तो नहीं पता, तुम मम्मी से पूछ लेना। तेरी मम्मी तेरे को जोर से हंसने के लिए मना भी करती है। प्रकाश को वे दिन याद आ गए जब वो खिलखिलाकर हंसने पर बीना कानों पर हाथ रख लिया करती थी। बच्चे की बाहें उसकी गर्दन के पास कस गई। हाँ, वह बोला, मम्मी कहती है अच्छे बच्चे जोल छे नहीं हंसते। प्रकाश ने उसे बाहों से उतार दिया। बच्चा उसकी अंगुली पकड़े हुए घास पर चलने लगा। क्यों पापा? उसने पूछा। अच्छे बच्चे जोलते क्यों नहीं हंसते? हंसते हैं बेटे, प्रकाश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। सब अच्छे बच्चे जोर से ही हंसते हैं। तो मम्मी मिले तो क्यों बोलती है? नहीं रोकती बेटे, अब वह तुझे नहीं रोकेगी और तू तुतलाकर नहीं ठीक से बोला कर। तेरी मम्मी तुझे इसके लिए भी मना नहीं करेगी, मैं उससे कह दूंगा। तो तुमने पहले मम्मी को थे क्यों नहीं कहा? ऐसे नहीं, कह कि तुमने मम्मी से पहले क्यों नहीं कहा। बच्चा फिर हंस दिया। तो तुमने मम्मी से पहले क्यों नहीं कहा? पहले मुझे याद नहीं रहा, अब याद से कह दूंगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर बच्चे ने पूछा, पापा तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? मम्मी कह रही थी कि तुम विलायत गए हो। हाँ बेटे, मैं विलायत ही गया था। तो पापा अब तुम फिर से विलायत नहीं जाना? क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता, विलायत जाकर तुम्हारी शक्ल और ही तरह हो गई है। प्रकाश एक रूखी सी हंसी हंसा और बोला, कैसी हो गई है शक्ल? पता नहीं कैसी हो गई है, पहले दूसरे तरह की थी, अब दूसरे तरह की है। दूसरे तरह की कैसे? पता नहीं, पहले तुम्हारे बाल काले काले थे, अब सफेद सफेद हो गए हैं। तू इतने दिन मेरे पास नहीं आया ना, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए। बच्चा इतने जोर से हंसा कि उसके कदम लड़खड़ा गए। अरे पापा, तुम तो विलायत गए थे, उसने कहा। मैं तुम्हारे पास कैसे आता? क्या मैं अकेला विलायत जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकता है? तू इतना बड़ा तो है। मैं सचमुच बड़ा हूं ना पापा, बच्चा ताली बजाता हुआ बोला। तुम बात मम्मी से कह देना ये, वह कहती है मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं छोटा नहीं हूं ना पापा? नहीं, तू छोटा कहाँ है, कहकर प्रकाश मैदान में दौड़ने लगा। तू भाग कर मुझे पकड़। बच्चा अपनी छोटी छोटी टांगें पटकता हुआ दौड़ने लगा। प्रकाश को अपने बचपन की बात याद आई। तब उसे दौड़ते देखकर एक बार किसी ने कहा था, अरे यह बच्चा कैसे टांगे पटक पटक कर दौड़ता है, इसे ठीक से चलना नहीं आता है क्या? बच्चे की अंगुली पकड़े हुए प्रकाश क्लब के बार रूम में दाखिल हुआ तो बारमैन अब्दुल्ला उसे देखते ही दूर से मुस्कुराया। साहब के लिए 2 बॉटल बियर दे दो, उसने पास खड़े बैरे से कहा। साहब आज अपने एक मेहमान के साथ आया है, बच्चे के लिए 1 गिलास पानी दे दो, प्रकाश ने काउंटर के पास पहुंचकर कहा। इसे प्यास लगी है। खाली पानी? अब्दुल्ला बच्चे के गालों को प्यार से सहलाने लगा। और सब दोस्तों को तो साहब बियर पिलाता है और इस बेचारे को खाली पानी? और ठंडे पानी की बोतल खोलकर वह ग्लास में पानी डालने लगा। जब वह ग्लास बच्चे के मुंह के पास ले गया तो बच्चे ने उसके हाथों से ले लिया। मैं अपने आप ही पीऊंगा, उसने कहा। मैं छोटा थोड़े ही हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। अच्छा, तू बड़ा है? अब्दुल्ला हंसा। तब तो तुझे पानी देकर मैंने गलती की है, बड़े लोगों को तो मैं बियर पिलाता हूँ। बियर क्या होता है? बच्चे ने मुंह से गिलास हटाकर पूछा। बियर होता नहीं, होती है। अब्दुल्ला ने झुककर उसे चूम लिया। तुझे पिलाऊं क्या? नहीं, कहकर बच्चे ने अपनी बाहें प्रकाश की तरफ फैला दी। प्रकाश उसे लेकर ड्योढ़ी की तरफ चला तो अब्दुल्ला भी उन दोनों के साथ साथ ही बाहर चला आया। किसका बच्चा है साहब? उसने धीमे स्वर में पूछा। मेरा लड़का है, कहकर प्रकाश बच्चे को सीढ़ी से उतारने लगा। अब्दुल्ला हंस दिया। साहब बहुत खुशदिल आदमी है, उसने कहा। क्यों?
अब्दुल्ला हंसता हुआ सिर हिलाने लगा। आपका भी जवाब नहीं है? प्रकाश गुस्से में कुछ कहने को हुआ, मगर अपने को रोक कर बच्चे को लिए हुए आगे चल दिया। अब्दुल्ला ड्योढ़ी में रुका हुआ पीछे से सिर हिलाता रहा। पैरा शेर मोहम्मद अंदर से निकल कर आया तो वह फिर खिलखिलाकर हंस दिया। क्या बात है, अकेला खड़ा खड़ा हंस रहा है? शेर मोहम्मद ने पूछा। साहब का भी जवाब नहीं? अब्दुल्ला किसी तरह हंसी पर काबू पाकर बोला। किस साहब का जवाब नहीं है? उस साहब का। अब्दुल्ला ने प्रकाश की तरफ इशारा किया। उस दिन बोलता था कि इसने अभी इसी साल शादी की है और आज बोलता है कि यह 5 साल का बच्चा उसका लड़का है। जब आया था तब अकेला था और आज इसके लड़का भी हो गया है। प्रकाश ने एक बार घूर कर तीखी नजर से उसकी तरफ देखा। अब्दुल्ला एक बार फिर खिलखिला उठा। ऐसा खुशदिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पापा, घास हरी क्यों होती है, लाल क्यों नहीं होती? क्लब से बाहर निकलकर प्रकाश ने बच्चे को एक घोड़ा किराए पर ले दिया। लिलेन मार्ग को जाने वाली पगडंडी पर वह खुद उसके साथ साथ पैदल चल रहा था। घास की रेशमी विस्तार पर कोहरे का आकाश इस तरह झुका हुआ था जैसे वासना का उन्माद उसे फिर से घिर आने के लिए प्रेरित कर रहा था। बच्चा उत्सुक आंखों से आसपास की पहाड़ियों को और बीच में बहकर जाती हुई पानी की पतली धार को देख रहा था। कभी कुछ क्षणों के लिए वह अपने को भूला रहता, फिर किसी अज्ञात भाव से प्रेरित होकर काठी पर उछलने लगता। हर चीज का अपना रंग होता है, प्रकाश ने बच्चे की एक जांघ को हाथ से दबाते हुए कहा और कुछ देर के लिए स्वयं भी हरियाली के विस्तार में खोया रहा। हर चीज का अपना रंग क्यों होता है? यह कुदरत की बात है बेटे। कुदरत ने हर चीज का अपना रंग बना दिया है। कुदरत क्या होती है? प्रकाश ने झुककर उसकी जांघ को चूम लिया। कुदरत यह होती है, उसने हंसकर कहा। जांघ पर गुदगुदी होने से बच्चा फिर हंसने लगा। तुम झूठ बोलते हो, उसने कहा। क्यों, तुमको इसका पता ही नहीं है? अच्छा, मुझे पता नहीं है तो तू बता, घास का रंग हरा क्यों होता है? घास मिट्टी के अंदर से पैदा होती है, इसलिए इसका रंग हरा होता है। अच्छा, तुमको इसका पता चल गया? बच्चा उछलता हुआ लगाम को झटकने लगा। मेरे को मम्मी ने बताया है। प्रकाश के होठों पर एक विकृत सी मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने किसी तरह दबा लिया। उसे लगा जैसे आज भी उसके और बीना के बीच में द्वंद्व चल रहा है और बीना उस द्वंद्व में उस पर भारी पड़ने की चेष्टा कर रही है। तेरी मम्मी ने तुझे और क्या क्या बता रखा है? वह बच्चे को थपथपा कर बोला। यह भी बता रखा है क्या, आदमी की 2 टांगें क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती? हाँ, मम्मी कहती है कि आदमी की 2 टांगें इसलिए होती है कि वह आधा जमीन पर चलता है और आधा आसमान में। अच्छा, प्रकाश के होठों पर हंसी और मन में उदासी की एक रेखा फैल गई। मुझे इसका पता नहीं था, उसने बोला। तुमको तो कुछ भी पता नहीं पापा, बच्चा बोला। इतने बड़े होकर भी पता नहीं है। घास, बर्फ और आकाश के रंग दिन में कई कई बार बदल जाते हैं। बदलते हुए रंगों के साथ मन भी और से और होने लगता है। सुबह उठते ही प्रकाश बच्चे की आने की प्रतीक्षा करने लगता। बार बार वह बालकनी पर चला जाता और टूरिस्ट होटल की तरफ आँख किए देर देर तक देखता रहता। नाश्ता करने या खाना खाने के लिए भी वह वहाँ से नहीं हटना चाहता था। उसे डर लगता था कि बच्चा इस बीच आकर लौट न जाए। 3 दिन में उसे साथ लिए हुए वह कितनी बार घूमने के लिए गया था। उसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ा था और उसके साथ घास पर लौटता रहा था। कभी एक दोस्त की तरह वह उसके साथ खिलखिला कर हंसता, कभी एक नौकर की तरह उसके हर आदेश का पालन करता। बच्चा जानबूझकर रास्ते के कीचड़ में अपना पांव लथपथ कर लेता और फिर होंठ बिसोड़ कर कहता, पापा पांव धो दो। वह उसे उठाए इधर उधर पानी ढूंढता फिरता। बच्चे को वह जिस कोण से भी देखता उस कोण से उसकी तस्वीर ले लेना चाहता। जब बच्चा थक जाता और लौटकर
अपनी मम्मी के पास जाने का हठ करने लगता तो वह उसे तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पास रोक लेना चाहता। एक बार उसने बच्चे को अपनी माँ के साथ दूर से आते देखा था और उसे साथ लाने के लिए उतरकर नीचे चला गया था। जब वह पास पहुंचा तो बच्चा दौड़कर उसकी तरफ आने के बजाय माँ के साथ फोटोग्राफर की दुकान के अंदर चला गया। वह कुछ देर सड़क पर रुका रहा, फिर यह सोचकर ऊपर चला आया कि फोटोग्राफर की दुकान से खाली होकर बच्चा अपने आप ऊपर आ जाएगा। मगर बालकनी पर खड़े खड़े उसने देखा कि बच्चा दुकान से निकलकर उस तरफ आने के बजाय हट के साथ अपनी माँ को हाथ खींचता हुआ उसे वापस टूरिस्ट होटल की तरफ ले गया। उसका मन हुआ कि दौड़ कर जाए और बच्चे को अपने साथ ले आए, मगर कोई चीज उसके पैरों को जकड़े रही और वह चुपचाप वहीं खड़ा देखता रहा। शाम तक वह न जाने कितनी बार बालकनी पर आया और कितनी कितनी देर तक खड़ा रहा। आखिर उससे नहीं रहा गया तो उसने नीचे उतरकर कुछ चेरी खरीदी और बच्चे को देने के बहाने टूरिस्ट होटल की तरफ गया। अभी वह टूरिस्ट होटल से कुछ दूर ही था कि बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर आता दिखाई दिया, मगर उस पर नजर पड़ते ही वह वापस होटल गैलरी में भाग गया। प्रकाश जहाँ था वहीं खड़ा रहा। उस समय पहली बार उसकी आंखें बीना से मिली। उसे महसूस हुआ कि बीना का चेहरा पहले से कहीं अधिक सांवला हो गया है और उसकी आंखों के नीचे स्याह दायरे से उभर आए हैं। वह पहले से काफी दुबली लग रही है। कुछ क्षण रुके रहने के बाद प्रकाश आगे चला गया और चेरी वाला लिफाफा बीना की तरफ बढ़ाकर उसने खुश्क गले से कहा, यह मैं बच्चे के लिए लाया था। बीना ने लिफाफा ले लिया, मगर साथ ही उसकी आंखें दूसरी तरफ हट गईं। पलाश, उसने कुछ अस्थिर आवाज में बच्चे को पुकार कर कहा, यह ले, तेरे पापा तेरे लिए चेरी लाए हैं। मैं नहीं लेता, बच्चे ने गैलरी से कहा और भागकर और भी दूर चला गया। बीना ने एक असहाय दृष्टि से बच्चे पर डाली और फिर प्रकाश की तरफ देखकर बोली, कहता है मैं पापा से नहीं बोलूंगा। वह सुबह रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए थे? प्रकाश बीना को उत्तर ना देकर गैलरी में चला गया और कुछ दूर तक बच्चे का पीछा करके उसे बाहों में उठा लाया। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, बच्चा छुड़ाने की चेष्टा करता हुआ बोलता रहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? प्रकाश उसे पुचकारने की चेष्टा करने लगा। पापा से भी इस तरह नाराज होते हैं क्या? तुमने मेरी तस्वीर क्यों नहीं देखी? कहाँ थी तेरी तस्वीरें? मुझे तो पता भी नहीं था। पता क्यों नहीं था? तुम दुकान के बाहर से ही क्यों चले गए थे? अच्छा ला, पहले तेरी तस्वीरें देखें, फिर घूमने चलेंगे। यह सुबह आपको दिखाने के लिए ही तस्वीरें लेने आया था, बीना के साथ खड़ी नवयुवती ने कहा। प्रकाश इस बात को भूल ही गया था कि उन दोनों के साथ कोई और भी है। तस्वीरें मेरे पास थोड़े है, उसी के पास है। सुबह फोटोग्राफर ने नेगेटिव ही दिखाए थे, पॉजिटिव वह उस समय देगा, उस युवती ने कहा था। तो चल पहले दुकान पर चलकर तेरी तस्वीरें ले लें। हाँ, देखें तो सही कैसी हैं तस्वीरें, कहकर प्रकाश फोटोग्राफर की दुकान की तरफ चलने लगा। मैं मम्मी को साथ लेकर जाऊंगा, बच्चे ने उसकी बाहों में मचलते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरी मम्मी भी साथ आ रही है। प्रकाश ने एक बार निरुपाय सी दृष्टि से पीछे की तरफ देख लिया और जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से कहा, देखिए आप भी साथ आ जाइए, नहीं तो यह रोने लगेगा। बीना होंठ दांतों में दबाए कुछ क्षण आंखें झपकती रहीं, फिर चुपचाप साथ चल दी। फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल होते ही बच्चा प्रकाश की बाहों से उतर गया और आदेश के स्वर में फोटोग्राफर से बोला, मेरे पापा को मेरी तस्वीरें दिखाओ। उसके स्वर से कुछ ऐसा भी लगता था जैसे वह अपने पर लगाए गए किसी अभियोग का उत्तर दे रहा हो। फोटोग्राफर ने एक एक तस्वीर निकालकर मेज पर फैला दी तो बच्चा उनमें से एक एक तस्वीर चुनकर प्रकाश को दिखाने लगा। देखो पापा, यह वही की तस्वीर है ना जहाँ से तुमने कहा था सारा कश्मीर नजर आता है। और यह तस्वीर भी देखो पापा, जो तुमने मेरे घोड़े पर उतारी थी। 2 दिन से बिल्कुल साफ बोलने लगा है, बीना की सहेली ने धीरे से कहा। कहता है पापा ने कहा है कि तू बड़ा हो गया है, इसलिए अब तुतला कर नहीं बोला कर।
प्रकाश कुछ न कहकर तस्वीरें देखता रहा। फिर जैसे कुछ याद हो आया, उसने 10 रुपये का नोट निकालकर फोटोग्राफर को देते हुए कहा, इसमें से आप अपने पैसे काट लीजिए। फोटोग्राफर पल भर असमंजस में उसे देखता रहा, फिर बोला, देखिए, पैसे तो अभी आप ही के मेरी तरफ से निकलते हैं। मेम साहब ने जो 20 रुपये परसों दिए थे, उसमें से 1 रुपये अभी बचते हैं। कहे तो हिसाब कर दूं? नहीं, रहने दीजिए, हिसाब फिर हो जाएगा, कहकर प्रकाश ने नोट वापस जेब में रख लिया और बच्चे की अंगुली पकड़े दुकान से बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने पर उसे पीछे से बीना का स्वर सुनाई दिया, यह आपके साथ घूमने जा रहा है क्या? हाँ। प्रकाश ने चौंक कर पीछे देख लिया। मैं अभी थोड़ी देर में इसे वापस छोड़ जाऊंगा। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। बीना पल भर सोचती हुई चुप रही, फिर बोली, इसे ऐसी कोई बात न बताइएगा जिससे यह। प्रकाश को लगा जैसे कोई चीज उसकी स्नायुओं को चीरती चली गई हो। उसकी आंखें झुक गईं और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात इससे नहीं कहूँगा। उसे खेद होने लगा कि एक दिन पहले जब बच्चा हट करके कह रहा था कि पापा और पिताजी एक ही व्यक्ति को नहीं कहते, पापा पापा को कहते हैं और पिताजी मम्मी के पापा को कहते हैं, तो वह क्यों उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करता रहता था। वह बच्चे के साथ अकेला क्लब की सड़क पर चलने लगा तो कुछ दूर जाकर बच्चा सहसा रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? उसने पूछा। पहले क्लब चल रहे हैं, प्रकाश ने कहा, वहां से घोड़ा लेकर आगे घूमने जाएंगे। नहीं, मैं वहां उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा, कहकर बच्चा सहसा पीछे की तरफ चल दिया। किस आदमी के पास? वह जो वहां क्लब में था। मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे वह आदमी अच्छा नहीं लगता। प्रकाश पल भर बच्चे के चेहरे को देखता रहा, फिर वह भी वापस चल दिया। हाँ, हम उस आदमी के पास नहीं चलेंगे, उसने कहा, मुझे भी वह आदमी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिनों के बाद उस रात प्रकाश को गहरी नींद आई थी। एक ऐसी विस्मृति सी नींद जिसमें स्वप्न दुस्वप्न कुछ न हो, उसके लिए लगभग भूली हुई चीज हो चुकी हो। फिर भी जागने पर उसे अपने में एक ताजगी का अनुभव हुआ एक खालीपन का, जैसे कि कोई चीज उसके अंदर उफनती रही हो, जो गहरी नींद सो लेने से चुक गई हो। रोज की तरह उठकर वह अपनी बालकनी पर गया। देखा आकाश साफ है। रात को सोया था तो बहुत बारिश हो रही थी, परंतु उस धुले निकले आकाश को देखकर आभास तक नहीं होता था कि कभी वहां बादलों का अस्तित्व भी था। सामने की पहाड़ियां सुबह की धूप में नहाकर बहुत उजली हो उठी थी। प्रकाश कुछ देर तक खड़ा रहा, श्रांति रहित और विचारहीन। फिर सहसा दूर के छोर में उठते हुए बादल की तरह उसे कोई चीज अपने में उमड़ती हुई प्रतीत हुई और उसका मन एक अज्ञात आशंका से सिहर गया। तो क्या? वह बालकनी से हट आया। पिछली शाम को बच्चे ने बताया था कि उसकी मम्मी कह रही है कि अगर दिन साफ हुआ तो वे सुबह वहां से चले जाएंगे। रात को जिस तरह वर्षा हो रही थी, उससे सुबह तक आकाश के साफ होने की कोई संभावना नहीं लगती थी। इसलिए सोने के समय उसका मन इस ओर से लगभग निश्चिंत था। परंतु रात में आकाश का दृश्यपट बिल्कुल बदल गया था। तो क्या सचमुच आज ही उन लोगों को वहां से चले जाना था? उसने कमरे के बिखरे हुए सामान को देखा। 2-4 इनी गिनी चीजें ही थी। चाहा कि उन्हें सहेज दे, मगर किसी चीज को रखने उठाने का मन नहीं हुआ। बिस्तर को देखा जिसमें रोज से उसमें बहुत कम सरवटें थी। लगा जैसे रात को गहरी नींद के लिए वह बिस्तर ही दोषी हो और गहरी नींद ही बरसते हुए आकाश के साफ हो जाने के लिए भी। उसने बिस्तर की चादर को हिला दिया, उसमें और सलवटें पड़ जाए, मगर उससे चादर में जो 2-4 सलवटें थीं वह भी निकल गईं। वह फिर से एक नींद लेने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। शरीर में बिल्कुल थकान नहीं थी, इसलिए नींद नहीं आई। कुछ देर करवटें लेने के बाद वह नहाने धोने के लिए उठ गया। लड़खड़ाते कदमों से सुबह दोपहर की तरफ बढ़ने लगी
और उसके मन को कुछ और सहारा मिलने लगा। वह चाहने लगा कि इसी तरफ शाम हो जाए और फिर रात और फिर बच्चा उससे विदा लेने के लिए ना आए। परंतु इसी तरह जब दोपहर भी ढलने को आ गई और बच्चा नहीं आया तो फिर उसके मन में धीरे धीरे एक और ही आशंका सिर उठाने लगी। वह सोचने लगा कि दिन साफ होने से उसकी मम्मी कहीं सुबह सुबह ही तो लेकर उसे वहाँ से नहीं चली गई। वह बार बार बालकनी पर जाता, एक धड़कती हुई आशा और आशंका लिए हुए। बार बार टूरिस्ट होटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर नजर डालता और एक अनिश्चित सी अनुभूति लिए हुए कमरे में लौट आता। उसकी धमनियों में लहू का हर कण, मस्तिष्क में चेतना का हर बिंदु उत्कंठा से व्याकुल था। उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर के बाद कमरा बंद करके वह खाना खाने चला गया। मोटे मोटे कौर निगलकर उसने किसी तरह 2 रोटियां गले से उतारी और तुरंत वापस चल पड़ा। कुछ क्षणों के लिए भी कमरे से बाहर और बालकनी से दूर रहना उसे एक अपराध की तरह लग रहा था। लौटते हुए उसने सोचा कि उसे खुद टूरिस्ट होटल में जाकर पता कर लेना चाहिए कि वे लोग हैं या चले गए। मगर सड़क की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने दूर से देखा, बीना बच्चे के साथ उसके बालकनी के नीचे खड़ी है। वह हाँफता हुआ तेज तेज कदमों से चला। वह पास पहुंचा तो भी बच्चा उसकी तरफ नहीं आया। वह अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ किसी बात के लिए हट कर रहा था। प्रकाश ने उसकी बाहों को हाथ में ले लिया तो वह उसकी बाह छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, उसने लगभग चीख कर कहा। प्रकाश अचकचा गया और मूढ़ सा उसकी तरफ देखता रहा। क्यों, तुम मुझसे नाराज है क्या? उसने पूछा। मम्मी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? बच्चा फिर उसी तरह चिल्लाया। प्रकाश और बीना की आंख एक दूसरे की तरफ उठने को हुई मगर पूरी तरह उठ न पाई। प्रकाश ने बच्चे की बाह फिर थाम ली और बीना से कहा, आप भी साथ आइए ना। इसे आज जाने क्या हुआ? बीना झुंझलाहट के साथ बोली। सुबह से ही तंग कर रहा है, इस वक्त या आपके बिना ऊपर नहीं आएगा। प्रकाश ने कहा, आप साथ आ क्यों नहीं जाती? चल, मैं तुझे जीने तक पहुंचा देती हूँ। बीना उसे उत्तर न देकर बच्चे से बोली, ऊपर से जल्दी ही लौट आना, घोड़े वाले कितने देर से तैयार खड़े हैं। प्रकाश को अपने अंदर एक नस्तर सा चुभता हुआ लगा मगर जल्द ही उसने अपने को संभाल लिया। आप लोग आज ही जा रहे हैं क्या? वह किसी तरह कठिनाई से पूछा। जी हाँ, बीना दूसरी तरफ देखती हुई बोली। जाना तो सुबह सुबह ही था मगर इसके हट की वजह से इतनी देर हो गई। अब भी यह बात बीच में ही छोड़कर उसने बच्चे से फिर कहा, तो चल तुझे जीने तक पहुंचा दूं। बच्चा प्रकाश के हाथ से बाह छुड़ाकर कुछ दूर भाग गया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। अच्छा आ जा, बीना बोली। मैं तुझे जीने तक ऊपर छोड़ जाऊंगी उसी दिन की तरह। मैं नहीं जाऊंगा। और बच्चा कुछ कदम और दूर चला गया। आप साथ ही क्यों नहीं आ जाती? यह इस तरह अपना हट नहीं छोड़ेगा, प्रकाश ने कहा। बीना ने आधे क्षण के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी दृष्टि में आक्रोश के अतिरिक्त न जाने क्या क्या भाव थे, परंतु आधे क्षण में ही वह भाव धुल गया और बीना ने अपने को सहेज लिया। उसके चेहरे पर एक तरह की दृढ़ता आ गई और उसने बच्चे के पास जाकर उसे उठा लिया। तो चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसने कहा। बच्चे का रुआंसा भाव एक क्षण में ही बदल गया और उसने हंसते हुए अपनी माँ के गले में बाहें डाल दी। प्रकाश ने धीरे से कहा, आइए, और उन दोनों के आगे आगे चलने लगा। ऊपर कमरे में पहुंचकर बीना ने बच्चे को नीचे उतार दिया और कहा, ले, अब मैं जा रही हूँ। नहीं, बच्चे ने हाथ पकड़ लिया। तुम भी यहीं बैठो। बैठिए। प्रकाश ने कुर्सी पर पड़ी हुई 2-1 चीजें जल्दी से उठा दी और कुर्सी बीना की तरफ बढ़ा दी। बीना कुर्सी पर ना बैठकर चारपाई के एक कोने में बैठ गई। बच्चे का ध्यान सहसा न जाने किस चीज ने खींच लिया। वह उन दोनों को छोड़कर बालकनी में भाग गया और वहां से उचककर सड़क की तरफ देखने लगा। प्रकाश कुर्सी के पीठ पर हाथ रखे जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। बीना चारपाई के कोने पर और भी सिमट कर दीवार की तरफ देखने लगी।
सहसा और सावधानी के एक क्षण में उनकी आंखें मिल गईं तो बीना ने जैसे पूरी शक्ति संचित करते हुए कहा, कल इसकी जेब में कुछ रुपये मिले थे, आपने रखे थे। प्रकाश सहसा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। हाँ, उसने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। सोचा था उनसे यह कोई चीज बनवा लेगा। बीना पल भर चुप रही, फिर बोली, क्या चीज बनवानी होगी? कोई भी चीज बनवा दीजिएगा, कोई अच्छा सा ओवरकोट। कुछ देर फिर चुप्पी रही, फिर बीना बोली, कैसा कोट बनवाना होगा? कैसा भी बनवा दीजिएगा, जैसा इसे अच्छा लगे या आप जैसा ठीक समझें। कोई खास कपड़ा लेना हो तो बता दीजिएगा। नहीं, खास कोई भी नहीं, कैसा भी ले लीजिएगा। कोई खास रंग नहीं, अगर नीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चा उछलता हुआ बालकनी से लौट आया और बीना का हाथ पकड़कर बोला, अब चलो, पापा से तूने प्यार तो किया ही नहीं और आते ही चल भी दिया। प्रकाश ने उसे बाहों में ले लिया। बच्चे ने उसके होठों से होठ मिलाकर एक बार अच्छी तरह से उसे चूम लिया, फिर झट से उसकी बाहों से उतरकर माँ से बोला, अब चलो। बीना चारपाई से उठ खड़ी हुई। बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। तलो ना मम्मी, देर हो रही है। वह भी तुतलाने लगा और बीना को साथ ले हुए दहलीज पार कर गया। तू जाकर पापा को चिट्ठी तो लिखेगा ना? प्रकाश ने पूछा। लिखूंगा। मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखा एक बार बीना ने और जल्दी से आंखें हटा ली। उसकी आंखों के कोरों में अटके हुए आंसू उसके गालों पर बह आए थे। तूने पापा को टाटा नहीं किया? उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखे हुए कहा। आंखों की तरह उसका स्वर भी भीग गया था। टाटा पापा। बच्चे ने बिना पीछे की तरफ देखे हुए हाथ हिला दिया और जीने से उतरने लगा। आधे जीने से फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। पापा का घर अच्छा नहीं है मम्मी, हमारा घर बहुत अच्छा है। पापा के घर में कुछ भी सामान नहीं है। तू चुप रहेगा कि नहीं? बीना ने उसे झिड़क दिया। जो मुंह में आता है बोलता जाता है। नहीं तुप कलूंगा, नहीं तुप कलूंगा तुप। बच्चे का स्वर फिर रुआंसा हो गया और वह तेज तेज कदमों से नीचे उतरने लगा। पापा का घर गंदा, पापा का घर गंदा, थू। रात होते होते आकाश फिर घिर आया। प्रकाश क्लब के बार रूम में बैठा एक के बाद एक बियर की बोतलें खाली करता रहा। बारमैन अब्दुल्ला लोगों के लिए रम और विस्की के पेग ढालता हुआ बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख लेता था। इतने दिनों में पहली बार वह प्रकाश को इस तरह से पीते देख रहा था। आज लगता है इस साहब ने कहीं से बहुत माल मारा है, उसने एक बार धीमे स्वर से शेर मोहम्मद से कहा। आगे कभी एक बोतल से ज़्यादा नहीं पीता और आज 4-4 बोतलें पीकर भी बस करने का नाम नहीं ले रहा है। शेर मोहम्मद ने सिर्फ मुंह बिचका दिया और अपने काम में लगा रहा। प्रकाश की आंखें अब्दुल्ला से मिलीं तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। प्रकाश कुछ क्षण इस तरह उसे देखता रहा जैसे वह इंसान ना होकर एक धुंधला सा साया हो, और अपने सामने का गिलास बड़े सरका कर उठ खड़ा हुआ। काउंटर के पास जाकर उसने 10-10 के 2 नोट निकाल कर अब्दुल्ला के सामने रख दिए। अब्दुल्ला बाकी पैसे गिनता हुआ खुशामदी स्वर में बोला, आज साहब बहुत खुश नजर आ रहा है। अच्छा। प्रकाश इस तरह उसे देखता रहा जैसे उसके देखते देखते वह साया धुंधला होकर बादलों में गुम होता जा रहा हो। जब वह चलने को हुआ तो अब्दुल्ला ने पहले उसे सलाम किया और फिर पूछ लिया, क्यों साहब, वह कौन था उस दिन आपके साथ? किसका लड़का था वह? प्रकाश को लगा जैसे वह साया बिल्कुल गुम हो गया हो और उसके सामने सिर्फ बादल ही बादल घिरा रह गया हो। उसने जैसे दूर बादलों के गर्भ में देखने की चेष्टा करते हुए कहा, कौन लड़का? अब्दुल्ला पल भर के लिए भौचक्का सा हो गया, फिर सहसा खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब तो मैंने शेर बहादुर को ठीक ही कहा था। वह बोला, क्या कहा था? कि हमारा साहब तबीयत का बादशाह है, जब चाहे जिसके लड़के को अपना लड़का बना ले और जब चाहे। यहाँ गुलमर्ग में तो यह सब चलता रहता है। आप जैसा ही हमारा एक और साहब है। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया है और चीलों की कई एक पंक्तियां उस दर्रे में से होकर दूर दूर उड़ी जा रही हैं।
वह चाह रहा है कि दर्रा किसी तरह भर जाए, जिससे वे पंक्तियां आंखों से ओझल हो जाएं, मगर दर्रे का मुहाना और बड़ा होता जा रहा है। उसके गले से एक अस्पष्ट सी आवाज़ निकलती है और वह अब्दुल्ला की तरफ से आंख हटाकर चुपचाप वहाँ से चल दिया। बस एक बाजी और। अपनी आवाज़ की गूंज प्रकाश को स्वयं बहुत अस्वाभाविक लगी। उसके साथियों ने हल्का सा विरोध किया, मगर पत्ते एक बार फिर बंटने लगे। कार्ड रूम तब तक लगभग खाली हो चुका था। कुछ देर पहले तक वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। नाजुक हाथों से पत्तों की नाजुक चालें चल रही थी और शीशे के नाजुक गिलास रखे और उठाए जा रहे थे। मगर अब आसपास चार चार खाली कुर्सियों से घिरी हुई चौकोर मेजें बहुत अकेली और उदास लग रही थीं। पॉलिश की चमक के बावजूद उनमें एक वीरानगी आ गई थी। सामने की दीवार में बुखारी की आग भी कब की ठंडी पड़ चुकी थी। जाली के उस तरफ कुछ बुझे अनबुझे अंगारे ही रह गए थे, सर्दी से ठिठुरकर स्याह पड़ते और राख में गुम होते हुए। उसने पत्ता उठा लिया। हर बार की तरह इस बार भी सब पत्ते बेमेल थे। ऐसी बाजी कि आदमी फेंक कर अलग हो जाए, मगर उसी के अनुरोध से पत्ते बटे थे, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं सकता था। उसने नीचे से पत्ता उठाया और वह और भी बेमेल था। हाथ में कोई भी पत्ता चलकर वह उन पत्तों का मेल बिठाने का प्रयत्न करने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पिछली रात जैसी वर्षा हुई थी उससे भी तेज। खिड़की के शीशों से टकराती हुई बूंदें बार बार एक चुनौती लिए हुए आती थीं, परंतु सहसा बेबस होकर नीचे को लुढ़क जाती थी। उन बहती हुई धारों को देखकर लगता था जैसे कई एक चेहरे खिड़की के साथ सटकर अंदर झांक रहे हों और लगातार रो रहे हों। किसी क्षण हवा से किवाड़ खुल जाते थे तो वे चेहरे जैसे हिचकियां लेने लगते थे। हिचकियां बंद होने पर वे गुस्से से घूरने लगते थे। उन चेहरों के पीछे अंधेरा छटपटाता हुआ दम तोड़ रहा था। डिक्लेयर! प्रकाश चौंक गया। उसके हाथ में पत्ते अभी भी उसी तरह थे। इस बार भी उसे फुल हैंड ही देना था। पत्ते फेंककर उसने पीछे टेक लगा दी और फिर खिड़की से सटे हुए चेहरे को देखने लगा। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो प्रकाश, सचमुच हम में से सबसे खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो। प्रकाश की आंखें खिड़की से हट आईं। पत्ते उठाकर रख दिए गए थे और मेज पर हार जीत का हिसाब किया जा रहा था। हिसाब करने वाला व्यक्ति ही उससे कह रहा था, कहते हैं ना कि जो पत्तों में बदकिस्मत हो वह जिंदगी में खुशकिस्मत होता है। अब देख लो, सबसे ज़्यादा तुम ही हारे हो, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि सबसे खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो। प्रकाश ने अपने नाम के आगे लिखे हुए जोड़ को देखा। पल भर के लिए उसकी धड़कन बढ़ गई कि जेब में उतने पैसे हैं भी या नहीं। जेब में हाथ डालकर उसने पूरी जेब खाली कर ली। लगभग हारी हुई रकम के बराबर ही जेब में पैसे थे। वह रकम अदा कर देने के बाद तो एक छोटे छोटे सिक्के ही पास में बचे रहे और उनके साथ वह मुजरा हुआ अंतर्देशीय पत्र जो शाम की डाक से आया था और जिसे जेब में रखकर वह क्लब चला आया था। पत्र निर्मला का था जो उसने अब तक खोलकर नहीं पढ़ा था। जेब में पड़े पड़े वह पत्र काफी मुचड़ गया था। निर्मला के अक्षरों की बनावट पर नजर पड़ते ही निर्मला की कई उन्मादी चेहरे उनके सामने आने लगे। उसके हाथ का लिखा एक एक अक्षर जैसे एक एक चेहरा हो। घर से चलने के लिए भी वह उससे कितने कितने चेहरे देख कर आया था। एक चेहरा था जो हंस रहा था, एक था जो रो रहा था, एक बाल खोले हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था। एक एक चेहरा भूखी आंखों से उसके शरीर को निगलना चाह रहा था। उसने रोज के इस्तेमाल का कुछ सामान साथ लाना चाहा था तो एक चेहरा उसके साथ मल्ल युद्ध करने पर उतारू हो गया था। निर्मला, उसने हड़बड़ होकर कहा, तुम्हें इस तरह गुत्थम गुत्था होते शर्म नहीं आती? क्यों? निर्मला हंस दी। मर्द और औरत रात दिन गुत्थम गुत्था नहीं होते हैं क्या? वह बिना एक कमीज तक साथ लिए घर से चला आया था।
बनियान, तौलिया, कंघा, कमीज सब कुछ उसने आते हुए रास्ते में खरीदा था। यह सोचने के लिए वह नहीं रुका था कि उसके पास जो 400-500 रुपये की पूंजी है वह इस तरह कितने दिन चलेगी। बिछोने ओढ़ने का सामान भी उसे वहाँ पहुँचकर ही किराए पर लेना पड़ा था। और वहाँ आने के चौथे पाँचवें रोज से ही निर्मला के पत्र आने लगे थे। वह उसके किसी मित्र के यहाँ जाकर उसका पता लगा रही थी। उन पत्रों में भी निर्मला के वे सब चेहरे ज्यों के त्यों विद्यमान रहते थे। वह सख्त बीमार है और अस्पताल जा रही है। उसके भाई पुलिस में खबर करने जा रहे हैं कि उसका बहनोई लापता हो गया है। वह रात दिन बेचैन रहती है और दीवारों से पूछती है कि उसका चांद कहाँ है। वह जोगिन का वेश धारण करके जंगलों में जा रही है। 2 दिन के अंदर अंदर पत्र का उत्तर ना आया तो उसके भाई उसे हवाई जहाज में बिठाकर वहां भेज देंगे। उसके छोटे भाई ने उसे बहुत पीटा है कि वह अपने खसम के पास क्यों नहीं जाती। अंतर्देशीय पत्र प्रकाश की उंगलियों में मसल गया था। उसे फिर से जेब में रखकर वह उठ खड़ा हुआ। बाहर ड्यूटी में कुछ लोग जमा थे कि बारिश रुके तो वहां से जाएं। उनके बीच से होकर वह बाहर निकल आया। आप इस बारिश में जा रहे हैं? किसी ने उससे पूछा। उसने चुपचाप सिर हिला दिया और कच्चे रास्ते पर चलने लगा। सामने केवल निरोज होटल की बत्तियां जगमगा रही थीं। बाकी सब तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। क्लब के अहाते से निकलकर वह सड़क पर पहुंचा तो पानी और भी तेज हो गया। उसका सिर पूरा भीग गया था और पानी की धारें गले से होकर कपड़ों के अंदर जा रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे मगर आंखों में उसे एक जलन सी महसूस हो रही थी। कीचड़ से लथपथ पैर रास्ते में आवाज करते थे और उसके शरीर में कोई चीज झंझना उठती थी। सहसा एक नई सिहरन उसके शरीर में भर आई। उसे लगा वह सड़क पर अकेला नहीं है, कोई और भी है। अपने नन्हे नन्हे पांव पटकता हुआ उसके साथ चला आ रहा है। रास्ते की नाली पर बना हुआ लकड़ी का छोटा सा पुल पार करते हुए उसने घूम कर उस तरफ देखा। उसके साथ चल रहा था एक भींगा हुआ कुत्ता, कान झटकता, खामोश और अंतर्मुख। धन्यवाद।